आंदोलन करना चाहते हो। कि कुछ साल सयाजीराव गायकवाड़ जी ने फैसला किया था कि दलित बच्चों को विदेश में पढ़ने के लिए भेजने का लिए, इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर से पूछा, डॉक्टर अम्बेडकर तैयार हो गए, लेकिन एक शर्त के साथ कि आपको विदेश में पढ़ने के लिए भेज रहा हूं, लेकिन जब अपनी उच्च शिक्षा को पूरा करके वापस लौटेंगे तो 10 साल मेरे राज्य की बागडोर आपको संभालनी पड़ेगी। इस प्रकार बाबा साहब शर्त को तैयार किए और कोलंबिया विश्वविद्यालय जो न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है वहां गए। 1912 से 1916 लास्ट तक लगभग 4 साल तक कोलंबिया विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के बाद वहीं से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में वहाँ पे लॉ कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और LLB की डिग्री, जिसे बैरिस्टर की डिग्री कहते हैं, वहाँ से उपाधि लेते हैं। अभी बैरिस्टर की डिग्री उपाधि प्राप्त नहीं थी तब तक महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने सूचना भेजा कि आपकी छात्रवृत्ति रोकी जा रही है, 4 साल हो गए, आप वापस आएँ, जिससे पूर्णतः अपनी शिक्षा को पूरा नहीं कर पाए और अधूरा छोड़ करके इन्हें वापस आना पड़ा। शर्त के अनुसार गायकवाड़ जी के रियासत में इनको वित्त मंत्री का पद मिला और पूरे राज्य की बागडोर इनको सौंप दिया। लेकिन चूंकि प्यारे बच्चों, अभी मैंने कहा कि भारत के प्रथम दलित स्टूडेंट थे जो मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास किए थे। आज जो भारत की तस्वीर आप देख रहे हैं, इसके लिए हमारे शहीदों ने, क्रांतिकारियों ने, महापुरुषों ने अपने प्राणों की बाजी लगा करके 1947 में जो आज़ादी मिली, हम उस रूप को देख रहे हैं। जिस वक्त डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म हुआ उस वक्त हम भारत परतंत्र था, गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था और हमारा समाज अभी प्रारंभिक अवस्था में था। जो भारतीय समाज की जो परंपरा थी उसमें एक छुआछूत नामक एक ऐसी बीमारी थी जिसकी वजह से जो दलित समाज है मुख्य धारा से कट गया। इसकी पीड़ा डॉक्टर अम्बेडकर को जीवन पर्यंत सालती रही। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि डॉक्टर अम्बेडकर जब स्कूल में पढ़ने जाते थे उनके साथ भेदभाव किया जाता था, क्लास में बैठने नहीं दिया जाता था, क्लास के बाहर बैठते थे। इस प्रकार से इनको बचपन से जो पीड़ा मिली, उन्होंने निर्णय कर लिया था कि मैं पढ़ूंगा और अपने समाज के लिए संघर्ष करूंगा। इसलिए जब कोलंबिया विश्वविद्यालय से इस शिक्षा के प्राप्त करने के बाद जब लौटते हैं, सयाजीराव गायकवाड़ जी के वित्त मंत्री पद पे पूरे राज्य की बागडोर संभालते हैं। बहुत बड़ा पद है, पूरे राज्य की बागडोर इनके हाथों में सौंपी गई कि आप पूरा मंत्रालय देखें, पूरे विभाग को जांच करें। लेकिन बच्चों बता दें, उतनी बड़ी डिग्री, राजनीति विज्ञान में डबल PhD, इकोनॉमिक्स में डबल PhD, अर्थशास्त्र में डबल PhD, और इन सारी डिग्रियों के बावजूद भी जो माना जाता है कि भारत में उतनी बड़ी उपाधियां अब तक किसी को प्राप्त नहीं हुई हैं। इसीलिए 1990 में मरणोपरांत के बाद भारत के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। जब सयाजीराव गायकवाड़ के कार्यालय में बैठते थे तो कोई भी चपरासी इनको पानी पीने नहीं देता था। मेरा सवाल यहीं पे खड़ा होता है, जब मानते हैं कि उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति के साथ कम से कम समानता का व्यवहार होना चाहिए, लेकिन उतने बड़े पद पे पहुंचने के बावजूद भी चपरासी इनको पानी पिलाने के लिए तैयार नहीं होता था। उनके नाम पर भारत सरकार ने एक मूवी बनाई है, उस मूवी को मैंने देखा, किताबों में पढ़ा भी था कि चपरासी फाइल दूर से फेंक करके काम करता था। इन सारी पीड़ाओं को जब जाकर के सयाजीराव गायकवाड़ को बताया तो गायकवाड़ जी ने कहा कि देखो, ये सामाजिक व्यवस्था है, इसको तोड़ने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। अंततः रहने के लिए इनको आवास नहीं थी। जिस जगह पर रहने के लिए इनको आवास मिला वो पारसियों का एक छोटा सा लॉज था। अपना जाति बदल करके उस लॉज में रहने लगे। लेकिन 2-4 दिन के बाद पता चल गया कि डॉक्टर अम्बेडकर एक अछूत समाज के हैं और इस लॉज में जो रहता है यह अछूत बिरादरी का है। मैं पढ़ा था कि 11 बजे रात को लोग डंडा लेकर इनके कमरे में पहुंचते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। इनको लगा कि लोग पूछ रहे हैं, सच बता दिया। लेकिन सोचें कि सयाजीराव गायकवाड़ के वित्त मंत्री हैं और उनके साथ इस तरह से व्यवहार हो रहा है कि रहने के लिए आवास नहीं है और आधी रात को कहा गया कि तुरंत कमरा खाली कर दो वरना तुम्हारा यही सर फोड़ डालेंगे। और रात को उन्हें लाश से निकलना पड़ा
और डॉक्टर अम्बेडकर की जो जीवन में पढ़ा, लिखते हैं कि वो रात का समय तक जाएं कहाँ, तो एक पेड़ के नीचे बैठते हैं और सोचते हैं कि मेरे जैसे व्यक्ति के साथ जब इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है तो मेरे दलित समाज के साथ हिंदुस्तान में क्या होता होगा, इसकी वानगी अब इससे ज़्यादा क्या कहा जाए। उन्होंने वहाँ से इस्तीफा देते हैं, घर लौटते हैं और उसके बाद कोई इनको विकल्प नहीं था, क्योंकि लॉ में डबल PhD थे। बम्बई में जा करके कोई विकल्प नहीं था, तो बम्बई चूँकि रहते थे तो बम्बई उच्च न्यायालय में जा करके वकालत करने लगे। उस वकालत के दौरान एक समस्या आई कि 3 पिछड़ी जातियों के विद्वानों ने मिलकर के किताब लिखा था। उस किताब में लिखा था कि ब्राह्मणों ने इस देश को बर्बाद किया, और उस किताब को जब प्रकाशित हुआ तो यह कोर्ट मामला चलने लगा और उन तीनों को फांसी की सजा लगभग फैसला होने वाली थी। वो तीनों घबरा गए कि मैंने जो पुस्तक लिखा उस पर फांसी की सजा भी हो सकती है। तो किसी ने बताया कि डॉक्टर अम्बेडकर के पास जाओ, हो सकता है तुम्हारी वकालत करें। और किसी प्रकार से तीनों पिछड़ी जात के जो लेखक थे पहुँचते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर को बात बताते हैं, वो तैयार होते हैं। फिर वो मुकदमा चलता है और डॉक्टर अम्बेडकर अपनी सूझबूझ से उन तीनों को बचा लिया। वहीं से डॉक्टर अम्बेडकर को पता चला, मुंबई के लोगों ने जाना कि बहुत बड़े वकील हैं। ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ कि जो हमारी सामाजिक ताने बाने थे, ऐसे महापुरुष के साथ जीवन में इस पर घटनाएं घटी थी। खैर 1927 में, चूंकि गांधी जी 1915 में जब भारत लौटते हैं तो राष्ट्रीय आंदोलन की बात जो गांधी जी संभाल लेते हैं, और 1920 में आपने पढ़ा होगा इतिहास में कि असहयोग आंदोलन चला। फिर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चला, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। इसी बीच 1927 में डॉक्टर अम्बेडकर ने एक आंदोलन चलाया जिसे कहते हैं महार आंदोलन, पानी पीने के लिए। क्योंकि अछूतों को पानी पीने के लिए कुओं पर जाने की इजाज़त नहीं थी, इनके लिए अलग से स्थान होते थे जहाँ से पानी पोखरे तालाब जो भी हों, यानी गांव के जो सार्वजनिक कुएं थे वहाँ से दलितों को पानी पीने का अधिकार नहीं था। 1925 में जो महार का जो नगर पंचायत थी उसने फैसला किया कि अछूतों को भी पानी पीने का अधिकार है। उसने अधिनियम बना के पारित किया कि जो सार्वजनिक कुआं वहाँ से पानी दलित भी पी सकता है। लेकिन जब दलित पानी पीने के लिए गए तो वही पुरानी परंपरा, इनको पानी पीने से मना कर दिया गया। डॉक्टर अम्बेडकर जो कि उस वक्त भारतीय राजनीति में भाग लेना शुरू कर दिया था, उन्होंने महार आंदोलन को चलाया और सफल बनाया। मेरा सवाल है कि 1930 में गांधी जी ने नमक आंदोलन चलाया था। इतिहास में इसे पढ़ाया जाता है कि गांधी जी ने नमक आंदोलन चला करके राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाया और देश की जनमानस को झकझोर दिया, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन का मार्ग प्रशस्त हुआ। पर मेरा सवाल है कि जब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1927 में महार में पानी पीने का आंदोलन चलाया तो फिर इसे इतिहास के पन्नों में क्यों नहीं पढ़ाया जाता? क्या पानी पीने का आंदोलन चलाना या राष्ट्रीय आंदोलन नहीं है? अगर नमक आंदोलन चलाना राष्ट्रीय आंदोलन है तो पानी पीने का आंदोलन चलाना भी राष्ट्रीय आंदोलन होना चाहिए और पाठ्यक्रम इसे शामिल भी करना चाहिए। अब आते हैं मुख्य बातों पर। जब डॉक्टर अम्बेडकर कोलंबिया विश्वविद्यालय से पढ़ने के बाद भारत लौटते हैं तो 300 वर्ष पूरे होने के अमेरिकी जो इसके पहले राष्ट्रपति थे बराक ओबामा जी, उन्होंने निर्णय लिया था कि कोलंबिया विश्वविद्यालय जो 300 साल हो गया है स्थापित हुए, उसने सर्वेक्षण किया कि कोलंबिया विश्वविद्यालय में अब तक जितने भी विद्यार्थी पढ़ने आए उनमें सबसे महान स्टूडेंट कौन है। उसने सर्वेक्षण किया और 300 सालों का पूरा डाटा निकाल कर सर्वेक्षण करने के बाद कोलंबिया विश्वविद्यालय ने जो गजट प्रस्तुत किया उसमें आया कि डॉक्टर अम्बेडकर को कोलंबिया विश्वविद्यालय ने माना कि इस विश्वविद्यालय के सबसे अच्छे स्टूडेंट और सबसे महान स्टूडेंट हैं। इस उपलब्धि को बराक ओबामा जी ने जब राष्ट्रपति बने तो कोलंबिया विश्वविद्यालय में आज भी जो लॉ डिपार्टमेंट है वहाँ पे 15 फुट स्टैचू लगाई गई कांस्य प्रतिमा, और उस कांस्य प्रतिमा के नीचे लिखा गया द सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इतनी बड़ी उपाधि अमेरिका ने दिया था। मुझे याद है जब बराक ओबामा जी भारत आए थे, मोदी जी प्रधानमंत्री थे पहली बार, तो ओबामा जी ने इस बात को कहा था भारतीय संसद में आकर के, यदि डॉक्टर अम्बेडकर हमारे देश में पैदा हुए होते
तो मैं उन्हें सूर्य कहता, क्योंकि उतना बड़ा विद्वान जो संविधान विशेषज्ञ था वो पूरे दुनिया में इतना बड़ा विशेषज्ञ कोई नहीं था। प्यारे बच्चों, अमूमन हम लोग जानते हैं डॉक्टर अम्बेडकर संविधान के विशेषज्ञ के रूप में हम लोग जानते हैं। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, इन सारे विषयों में उन्होंने महारत हासिल की थी। वास्तविकता यह है कि बाबा साहब ने अपना सारा फोकस इकोनॉमिक्स विषय में पीएचडी किया था, डबल पीएचडी। द प्राइस ऑफ वैल्यू, रुपए की समस्या पर इन्हें पीएचडी मिली थी और उसी के आधार पर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसे आज भारतीय स्टेट बैंक कहते हैं, वो स्थापना हुई थी। तो डॉक्टर अम्बेडकर की पूरी थीसिस इकोनॉमिक्स में थी, लेकिन जब भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई तो चूंकि संविधान के विशेषज्ञ थे, इनको संविधान निर्माण के लिए सभा सौंपी गई। तो अमूमन हम लोग जानते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर संविधान के विशेषज्ञ हैं, नहीं। डॉक्टर अम्बेडकर वास्तविकता है कि संविधान के साथ साथ इकोनॉमिक्स के सबसे बड़े विद्वान, चूंकि भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन, जो 1912 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, भारतीय विद्वान अमर्त्य सेन ने, इनसे पूछा गया, इन्होंने कहा था कि डॉक्टर अम्बेडकर मेरे समझ से इकोनॉमिक्स के पिता हैं। मुझे भले ही नोबेल पुरस्कार मिला, लेकिन मैं अपना आदर्श डॉक्टर अम्बेडकर को मानता हूँ। जो प्राइस ऑफ वैल्यू है उसको मैंने पढ़ा और उससे पता चला कि डॉक्टर अम्बेडकर की थिंकिंग जो थी वो कितनी ऊंचे लेवल की थी। उसी के आधार पर स्वतंत्रता के बाद बहुत सारी परियोजनाएं भारत सरकार ने डॉक्टर अम्बेडकर की योग्यता को देखते हुए उन सारे नियमों को पालन करते हुए आगे बढ़ा। थोड़ा निवेदन है कि पानी व्यवस्था कर दिया जाए। प्यारे बच्चों, और मैं मुख्य तौर पर संविधान निर्माण सभा की तरफ बढ़ना चाहता हूँ, जिसे हम लोग जानते हैं कि बाबा साहब के सर्वाधिक योगदान संविधान के निर्माण में हुआ। मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते होंगे कि 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, और जितनी आसानी से हम इतिहास के पन्नों में पढ़ लेते हैं कि भारत 1947 15 अगस्त को स्वतंत्र हुआ, इतनी आसानी से स्वतंत्रता नहीं मिली है। इसके लिए हमारे देश के क्रांतिकारियों ने, महापुरुषों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। खासतौर पर गांधी जी जब 1915 में आते हैं, उसके पहले कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में स्थापित हुई थी और भारत की एकमात्र ऐसी पार्टी थी जो राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा में लाने के लिए कांग्रेस ने बहुत बड़ा योगदान दिया। और इसीलिए गांधी जब 1915 में आते हैं तो उस वक्त के पुराने जो लीडर थे, तिलक जी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, ये सारे लीडर जो पुराने थे ये सब मर चुके थे। इसलिए गांधी जी आने के बाद, क्योंकि 20 सालों तक साउथ अफ्रीका महाद्वीप में वकालत करके वहाँ की सामाजिक लड़ाई लड़ी थी, इसलिए सामाजिक जीवन में संघर्षों का गांधी जी को काफ़ी अनुभव था और भारत के संपूर्ण भाग में घूम करके एक जानना चाहे कि भारत की समस्या क्या है। तो गांधी जी 1916 से साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं और वहीं से राष्ट्रीय आंदोलन भाग लेते हैं। लेकिन 1947 में जो आज़ादी मिली, इतनी आसानी से नहीं मिली। दरअसल हर साल ब्रिटिश सरकार चार्टर एक्ट प्रस्तुत करती थी हर 10 साल में, और जो भी सुधार होता था उसी चार्टर एक्ट के माध्यम से भारतीय कानून व्यवस्था में परिवर्तन करती थी। 1909 में चार्टर एक्ट के अनुसार मुसलमानों को पृथक निर्वाचन चुनाव प्रणाली दे दिया गया। इसी के आधार पर डॉक्टर अम्बेडकर ने 1919 में मांग किया कि दलितों को भी पृथक निर्वाचन प्रणाली दिया जाए, क्योंकि हर 10 साल पे चलती थी। 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू कमीशन की स्थापना हुआ, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत ने चैलेंज किया था कि आप लोग क्या चाहते हैं, इसलिए सर्वदलीय सम्मेलन बुला करके आप एक निश्चित रूप से डिमांड प्रस्तुत करें, ताकि सर्वदलीय दल की जो मांग होगी हम उसको पूरा करेंगे। इसलिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत के जितने भी संगठन थे, मुस्लिम लीग, कांग्रेस, हिंदू महासभा, आरएसएस, इन सबको बुला करके स्थापित किया गया और एक दलीय बैठक बुला करके निर्णय लिया गया। लेकिन जब सभी दलों के लीडर बैठे तो कोई भी निर्णय स्थापित नहीं हो पाया और नतीजा हुआ नेहरू रिपोर्ट जो है वो खारिज हो गई। इसलिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने घोषणा किया कि ठीक है, आप अगर निश्चित तौर पर एक सूत्रीय कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं तो गोलमेज सम्मेलन के लिए आप सबको आहूत करता हूं